नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं सीन सेकंड यानी शेक्सपियर के ड्रामा मर्चेंट ऑफ वेनिस के फर्स्ट एक्ट का सेकंड सीन। ये सीन कहाँ है? बेलमोंट में, अ रूम इन पोर्शियाज हाउस। और यहाँ ये जो सीन है आपको दिखेगा एक कमरे में पोर्शिया के घर में। पोर्शिया, इससे आप परिचित हैं, ये हीरोइन है, मेन फीमेल कैरेक्टर है इस ड्रामा का। एंटर पोर्शिया एंड नेरेसा। तो स्टेज पर आती हैं पोर्शिया और नेरेसा। पोर्शिया, बाय माय ट्रुथ। बाय माय ट्रुथ मतलब मैं सच कह रही हूँ। नेरेसा, माय लिटिल बॉडी, मेरा छोटा सा शरीर, इज एवियरी। एवियरी मीन्स थक गया है, इज एवियरी थक गया है, ऑफ दिस ग्रेट वर्ल्ड, इस विशाल संसार से। मेरा छोटा सा शरीर इस विशाल संसार से ऊब चुका है, थक चुका है। तो नेरेसा क्या कहती है? यू वुड बी, हाँ तुम थकी हुई होती, तुम परेशान होती, तुम ऊब गई होती, स्वीट मैडम, प्यारी मैडम, इफ़ योर मिजरीज, अगर तुम्हारे कष्ट, वर होते, इन द सेम एबंडेंस। सेम एबंडेंस, एबंडेंस होती है बहुतायत, उसी बहुतायत में, एज योर गुड फॉर्च्यून्स आर, जितना कि तुम्हारा गुड फॉर्च्यून अच्छा भाग्य है, तुम्हारा सौभाग्य है, या फिर जितना तुम्हारे पास धन है, संपत्ति है, अगर इतने ही कष्ट तुम्हारे जीवन में होते तो तुम ऊब चुकी होती। एंड यट, और फिर भी, फॉर ऑट आई सी, फॉर ऑट यानी बिना बात के, आई सी मैं देखती हूँ, बिना किसी कारण के, या फिर आप कहिए फॉर ऑट को कुल मिलाकर मैं देखती हूँ, ऐसे भी आप कह सकते हैं। दैट, और वो क्या देखती है? दे आर एज सिक, वो हैं उतने ही बीमार, उतने ही परेशान। दैट सरफीट, सरफीट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जिनके पास है, यानी जो ओवरफेड हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा धन है, खाने पीने को बहुत है, पहनने को बहुत है, कोई भी चीज़ जिनके पास बहुतायत में है। सरफीट का मतलब होता है कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होना या फिर बहुत ज़्यादा खा लेना। तो दैट सरफीट विद टू मच, यानी जो बहुत ज़्यादा रखते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा है, एज दे, वो भी उन्हीं की तरह दुखी हैं जैसे कि वो लोग, दैट स्टार्व, जो कि भूखों मर रहे हैं, विद नथिंग, कुछ न होने के कारण। यानी जिनके पास बहुत है खाने को, वो भी उतने ही परेशान हैं जितने वो लोग परेशान हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं है। इट इज़ नो मीन हैप्पीनेस, इट इज़ नो मीन हैप्पीनेस, यानी कि ये कोई छोटी मोटी खुशी नहीं है। मीन मतलब तुच्छ, छोटा मोटा, हैप्पीनेस खुशी, ये कोई छोटी मोटी खुशी नहीं है। देयरफॉर, इसलिए, टू बी सीटेड, टू बी सीटेड मीन्स स्थित होना, टू बी एस्टेब्लिश्ड, टू बी सिचुएटेड इन द मीन। अब यहाँ मीन का वो मतलब नहीं है जो ये ऊपर था, मीन हैप्पीनेस में मतलब था छोटी मोटी खुशी, लेकिन यहाँ मीन का मतलब है बीच में। टू बी सीटेड इन द मीन मीन्स टू बी सिचुएटेड इन द मिडल। और ये मिडल किस चीज़ का है? मतलब स्टारवेशन और एबंडेंस, इन दोनों का मिडल, या तो बहुत ज़्यादा धन है या फिर बिल्कुल नहीं है। तो ये दोनों एक्सट्रीमिटीज़ हैं, ये दोनों पराकाष्ठाएं हैं, और इनके बीच में, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, तो वो जो पोजीशन हुई, वो जो सिचुएशन हुई, वो हुई मीन पोजीशन, यानी मध्यम स्थान, बीच का स्थान। तो बीच के स्थान में सिचुएटेड होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देखिए ये मीन वर्ड पर वर्ड प्ले है, इसको पन कहते हैं, PUN पन। जब एक शब्द के एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं तो उसको पन कहा जाता है। सुपरफ्लुइटी कम्स सूनर बाय वाइट हेयर्स बट कॉम्पिटेंसी लिव्स लॉन्गर। सुपरफ्लुइटी का मतलब जब
बहुतायत होती है, ज़रूरत से ज़्यादा होता है, भरमार होती है किसी चीज़ की, तो सुपरफ्लूइटी कम्स सूनर, यानी बहुतायत के साथ जल्दी ही आता है बाय वाइट हेयर्स, सफ़ेद बाल, यानी जिनके पास बहुतायत होती है चीज़ों की वो जल्दी ही बूढ़े हो जाते हैं। बट लेकिन कॉम्पिटेंसी मतलब वो लोग जो कि मेहनत करके कमाते हैं, जिनके पास जो भूखों तो नहीं मर रहे लेकिन मेहनत से जी रहे हैं, जिनके पास केवल पर्याप्त है खाने के लिए, तो वो। बट कॉम्पिटेंसी लिव्स लॉन्गर, लेकिन मेहनत कश ज़्यादा देर तक जीते हैं, यानी उन पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। ये आपने देखा भी होगा कि जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग फिज़िकल वर्क करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, वो जल्दी बूढ़े नहीं होते, फिट रहते हैं वो और यंग भी रहते हैं। पोर्शिया, गुड सेंटेंसेस एंड वेल प्रोनाउंस्ड, यानी तुमने जो बोले हैं वो सेंटेंसेस अच्छे हैं, गुड सेंटेंसेस अच्छे वाक्य हैं, एंड वेल प्रोनाउंस्ड और अच्छी तरह इनको बोला गया है। नेरेसा, दे वुड बी बेटर, वो और भी ज़्यादा अच्छे होते इफ़ वेल फॉलोड, अगर उनको अच्छे से फॉलो किया गया तो होता, मतलब उनका अनुकरण किया गया होता, उनके अनुसार चला गया होता। तो पोर्शिया कहती है इफ़ टू डू वर एज इजी एज टू नो, इफ़ यदि टू डू करना वर होता, एज इजी इतना आसान, एज टू नो जितना के जानना, वॉट वर गुड टू डू ये जानना, वॉट का मतलब कि क्या, वर है, गुड अच्छा, टू डू करने के लिए, यानी करने के लिए जानना कि क्या चीज़ अच्छी है, ये इतना ही आसान होता इफ़ टू डू वर एज इजी, यदि उसको करना उतना आसान होता जितना उसको जानना अच्छा है। तो चैपल्स हैड बीन चर्चेस, ये चैपल्स क्या होते हैं, छोटे पूजा के स्थान होते हैं, अक्सर गांव में होते हैं, तो वो चैपल्स चर्चेस बन गए होते, चर्च बड़ा पूजा का स्थान होता है क्रिश्चियंस का। एंड पुअर मेंस कॉटेजेस, और गरीब लोगों की झोंपड़ियाँ, प्रिंसेस पैलेसेस, राजकुमारों की, राजाओं के महल बन जाते, जो गरीबों की झोंपड़ियाँ हैं वो राजाओं के महल में परिवर्तित हो जाती। इट इज़ अ गुड डिवाइन, यानी वो डिवाइन का मतलब यहाँ पर है प्रीस्ट या प्रीचर, यानी कि पुजारी या फिर उपदेश देने वाला व्यक्ति। तो इट इज़ अ गुड डिवाइन, वो एक अच्छा उपदेशक है, वो एक अच्छा पुजारी है। दैट फॉलोज, जो अनुसरण करता है, हिज ओन इंस्ट्रक्शंस, अपनी खुद की शिक्षाओं का, अपने खुद के उपदेशों का, जो व्यक्ति अपने खुद के दिए हुए उपदेशों का पालन करता है वो एक अच्छा उपदेशक है। वैसे तो दुनिया में परोपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को सबक सिखाने वाले बहुत हैं, दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत हैं, लेकिन अपने उपदेशों पर खुद लोग नहीं चलते। तो वो उपदेशक अच्छा उपदेशक है जो अपने उपदेशों पर खुद चलता है। आई कैन ईजियर टीच, मैं ईजियर आसानी से टीच सिखा सकती हूँ 20 लोगों को वॉट वर गुड टू बी डन, के करने के लिए क्या अच्छा है, देन तुलना में बी वन, एक होने के, ऑफ द 20, उन 20 में से, टू फॉलो, अनुसरण करने के लिए, माइन ओन टीचिंग, अपने खुद के उपदेशों पर, यानी मैं 20 लोगों को सिखा सकती हूँ कि क्या अच्छा है, यानी क्या करना चाहिए, लेकिन उन 20 लोगों में से एक मैं नहीं हो सकती जो कि अपने उपदेश का खुद पालन करूँ। द ब्रेन में डिवाइस, ब्रेन यानी हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क, में डिवाइस मीन्स बना सकता है, तैयार कर सकता है, लॉज कानून, फॉर द ब्लड, खून के लिए यानी शरीर के लिए, दिमाग शरीर के लिए कानून बना सकता है। बट लेकिन अ हॉट टेम्पर क्या होता है, एक मतलब जो जब व्यक्ति युवा होता है तो उसका ब्लड हॉट होता है और
उसको जो टेम्परामेंट होता है वो बड़ा फास्ट होता है। तो उसी के लिए आया है ये, अ हॉट टेम्पर लीप्स ओवर मीन्स उछल जाता है, कूद कर निकल जाता है। अ कोल्ड डिग्री, कोल्ड ठंडा, डिग्री कानून या उपदेश, यानी अब ये कोल्ड डिग्री किसके लिए आया है? बुजुर्ग लोग अक्सर ये माना जाता है कि युवाओं का खून गर्म होता है और बुजुर्गों का खून थोड़ा ठंडा होता है। तो अक्सर जो डिग्री होता है, जो उपदेश होते हैं, जो नियम होते हैं, वो बुजुर्गों द्वारा, वयस्कों द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन उन नियमों का, उन कानूनों का युवा लोग पालन नहीं करते। वो क्या करते हैं? लीप ओवर, वो उसके ऊपर से उछल कर निकल जाते हैं, कूद कर निकल जाते हैं, उनका पालन नहीं करते। सच अ हेयर मीन्स खरगोश, सच अ हेयर ऐसा ही एक खरगोश, इज मैडनेस वो पागलपन है। द यूथ किसके लिए ये शब्द आया है? युवावस्था के लिए। तो जो युवावस्था है वो एक खरगोश की तरह है, एक पागलपन की तरह है। टू स्किप ओवर, जो कि कूद कर निकल जाती है, छोड़ कर निकल जाती है। द मैशेस ऑफ गुड काउंसिल, अब ये मैशेस क्या हैं? जाल हैं। ऑफ गुड काउंसिल अच्छी सलाह के। द क्रिपल, और ये अच्छी सलाह किसके द्वारा दी जाती है? द क्रिपल यानी कि बुजुर्गों के द्वारा। तो बुजुर्गों की दी हुई अच्छी सलाह के ऊपर से कूद कर निकल जाते हैं युवा लोग। बट दिस रीजनिंग, लेकिन ये रीजनिंग मतलब बुद्धिमानी से भरी हुई बातचीत, इज नॉट इन द फैशन टू चूज मी अ हस्बैंड। इज नॉट इन द फैशन मीन्स इज नॉट इन द प्रॉपर वे, यानी ये उचित नहीं है, ये किसी काम की नहीं है। टू चूज मी, मेरे चुनने के लिए, अ हस्बैंड एक पति, यानी मैं जब पति चुनूंगी तो ये बुद्धिमानी मेरे किसी काम नहीं आने वाली। ओ मी, अरे भाई, द वर्ड चूज, ये जो शब्द है चुनाव, चयन, आई मे नेदर चूज, मैं ना तो चुन सकती हूँ, whom आई वुड, जिसको मैं चुनना चाहूँ, नॉर रिफ्यूज़, और ना ही इनकार कर सकती हूँ, whom आई डिसलाइक, जिसको मैं पसंद ना करूँ। यानी जिस व्यक्ति को मैं अपने पति के रूप में चुनना चाहती हूँ, ना तो उसको चुन सकती हूँ, और जिसको ना चुनना चाहूँ उसको इनकार भी नहीं कर सकती। सो इज़ द विल, इस प्रकार की इच्छा है। यहाँ विल का मतलब इच्छा भी हो सकता है और विल का मतलब यहाँ वसीयत भी हो सकता है। सो इज़ द विल, ऐसी वसीयत है या ऐसी इच्छा है, ऑफ अ लिविंग डॉटर। अच्छा, यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पर तो इच्छा ही है इसका मतलब। सो इज़ द विल ऑफ अ लिविंग डॉटर, इस प्रकार इच्छा एक जीवित पुत्री की, कर्व्ड मीन्स कंट्रोल्ड, उस पर नियंत्रण किया जा रहा है, जीवित पुत्री की इच्छा पर नियंत्रण किया जा रहा है, बाय द विल ऑफ अ डेड फादर, एक मरे हुए पिता की इच्छा के द्वारा। तो यहाँ पर विल का मतलब दो अर्थ हैं यहाँ पर विल के। तो उसके पिता ने वसीयत भी की है और उनकी इच्छा भी है कि उस वसीयत के अकॉर्डिंग पोर्शिया अपना पति चुने, बाय द विल ऑफ अ डेड फादर। इज इट नॉट हार्ड, क्या ये कठिन नहीं है, नेरिसा, दैट के आई कैन नॉट चूज वन, कि मैं एक व्यक्ति को चुन नहीं सकती, नॉर रिफ्यूज नन, और ना ही किसी को इनकार कर सकती हूँ। नेरिसा, योर फादर वॉज, तुम्हारे पिताजी थे, एवर हमेशा, वर्च्यूअस मीन्स गुणवान व्यक्ति, एंड अ होली मैन, और जो पवित्र लोग होते हैं, एट देयर डेथ, अपनी मृत्यु के समय, हैव प्राप्त करते हैं, गुड इंस्पिरेशंस, अच्छी इंस्पिरेशन या अच्छी गाइडेंस या अच्छी प्रेरणा,
देयरफॉर इसलिए द लॉटरी दैट ही हैथ डिवाइज्ड, जो लॉटरी उन्होंने बनाई है, ही हैथ डिवाइज्ड उन्होंने बनाई है, इन दीज 3 chests इन 3 डिब्बों में, कास्केट्स 3 कास्केट्स है ना, तो उन 3 chests में, उन 3 डिब्बों में या उन 3 कास्केट्स में, ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड लेड, एक कास्केट, एक डिब्बा, एक बक्सा उसमें से गोल्ड का है यानी सोने का है, दूसरा सिल्वर यानी कि चांदी का है, और तीसरा लेड का यानी कि कांसे का है या सीसा बोल सकते हैं इसको। वेयर ऑफ हु चूजेस हिज मीनिंग, वेयर ऑफ जिनमें से के, हु जो कोई भी, चूजेस चुनता है, हिज मीनिंग उनके अर्थ को, उन्होंने कुछ उस पर लिखा है तो वो जो अर्थ बताना चाहते हैं उस अर्थ को जो व्यक्ति समझ पाता है, चुन पाता है, चूजेस यू वो ही तुमको चुनेगा। विल नो डाउट निस्संदेह, नेवर बी चूजन वो कभी नहीं चुना जाएगा, विल नेवर बी चूजन यहाँ होगा, नो डाउट विल नेवर बी चूजन, तो निस्संदेह वो कभी नहीं चुना जाएगा, बाय एनी राइटली बट वन हु शैल राइटली लव, यानी वो सही कास्केट उनमें से, शैल नेवर बी चूजन बाय एनी राइटली यानी सही तरीके से नहीं चुना जाएगा किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो तुमको सच्चा प्यार नहीं करेगा, ऐसा व्यक्ति उनमें से सही कास्केट को चुन ही नहीं सकता है। यहाँ पर देखिए नोट नहीं आया, लेकिन निगेटिव अर्थ कैसे निकला, क्योंकि एक तो यहाँ पर आया बट सिवाय उसके, वन हु यू शैल राइटली लव, उस सिवाय उस व्यक्ति के जो तुमको सच्चा प्यार करेगा, या फिर यू शैल राइटली लव तुम जिसको सही तरीके से प्यार करोगी, या फिर जो तुम्हारे प्यार के लायक होगा। बट वॉट वार्मथ इज देयर, लेकिन यहाँ वार्मथ फीलिंग्स की होती है, भावनाओं की गर्मी होती है, तो क्या भावनाएं हैं, वॉट वार्मथ इज देयर क्या भावनाएं हैं, इज देयर इज योर अफेक्शन, यहाँ पर एक दोनों जगह इज की बजाय एक यहाँ इन होना चाहिए, बट वॉट वार्मथ इज देयर इन योर अफेक्शन तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे लग रहा है कि ये मिसप्रिंट है, यहाँ इन ही होना चाहिए, इन योर अफेक्शन यानी तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे प्रेम में क्या भावनाएं हैं, टुवर्ड्स उनके प्रति, एनी ऑफ दीज प्रिंसली स्यूटर्स, प्रिंसली यानी राजकुमार, स्यूटर्स होते हैं दावेदार जो शादी का दावा करते हैं, तो ये जितने राजकुमार दावेदार आए हैं उनके प्रति तुम्हारी क्या भावनाएं हैं, दैट आर ऑलरेडी कम जो पहले ही आ चुके हैं। पोर्शिया, आई प्रे दी मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, ओवर नेम देम उनके नाम लेना शुरू करो, एंड एज दाउ नेमेस्ट देम और जैसे जैसे तुम उनके नाम लोगी, आई विल डिस्क्राइब देम मैं उनका वर्णन करूँगी, एंड अकॉर्डिंग टू माई डिस्क्रिप्शन और मेरे वर्णन के आधार पर, लेवल एट मीन्स तुम पता लगा लेना, तुम नाप लेना, तोल लेना, अंदाज़ा लगा लेना, माई अफेक्शन मेरे प्यार का। नेरिसा, फर्स्ट देयर इज़ द नियापोलिटन प्रिंस तो सबसे पहले जो राजकुमार है वो नेपल्स का है, नेपल्स के लोगों को बोला जाता है नियापोलिटन, जैसे कि कोई चीज़ इंडिया की है तो इंडियन बोलेंगे, है ना, इंग्लैंड की है तो इंग्लिश बोलेंगे, अमेरिका की है तो अमेरिकन बोलेंगे, ऐसे ही नेपल्स का अगर रहने वाला है तो उसको बोलेंगे नियापोलिटन। तो नेपल्स का राजकुमार है सबसे पहले पोर्शिया। दैट्स अ कोल्ट इंडीड वो तो वास्तव में कोल्ट होता है घोड़े का बच्चा, यानी बछेड़ा कह सकते हैं आपको उसको, कि वो तो एक घोड़े का बछेड़ा है। इंडीड वास्तव में, फॉर क्योंकि, ही डथ नथिंग ही डज नथिंग
वो कुछ भी नहीं करता बट का मतलब यहाँ सिवाय, टॉक ऑफ हिज हॉर्स, अपने घोड़े के बारे में बात करने के, एंड ही मेक्स इट अ ग्रेट एप्रोप्रिएशन, एंड ही मेक्स इट, और वो इसको मानता है, अ ग्रेट एप्रोप्रिएशन यानी एक बड़ी उपलब्धि, टू हिज ओन गुड पार्ट्स, ओन गुड पार्ट्स अपने गुणों की, हिज अपने खुद के गुणों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता है, दैट के ही कैन शू हिम हिमसेल्फ, कि वो अपने घोड़े को, शू का मतलब होता है घोड़े के खुरों में एक लोहे का नाल लगा होता है ना, तो वो हॉर्स शू कहलाता है, घोड़े की नाल। तो ही कैन शू हिम हिमसेल्फ, वो अपने घोड़े को नाल खुद ही ठोंक सकता है उसके खुरों में, तो इस बात को वो अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानता है। आई एम मच एफियर्ड, मुझे बड़ा डर है, माई लेडी यानी नेरिसा को कह रही है, हिज मदर कि उसकी माँ, प्लेड फॉल्स, उसकी माँ ने धोखा दिया था अपने पति को। अब ये तो राजकुमार है, तो उसकी माँ ने धोखा दिया था अपने पति को, विद अ स्मिथ, एक स्मिथ, ये मुझे लगता है कि ये वाला आई नहीं होना चाहिए, SMITH स्मिथ होता है, आयरन स्मिथ होता है, जो लोहार होता है वो घोड़े की नाल ठोकता है, घोड़े के खुरों में नाल कौन ठोकता है, आयरन स्मिथ, लोहार, लोहे की नाल ठोकी जाती है। तो जैसा कि वो कहता है कि वो खुद नाल ठोक सकता है, एक राजकुमार होते हुए भी उसको वो काम करना आता है जो कि आयरन स्मिथ करता है, लोहार करता है, तो मुझे लगता है कि उसमें जो लोहार वाली क्वालिटीज़ हैं वो इसलिए हैं कि उसकी माँ ने अपने पति को धोखा दिया था और वो किसी लोहार का ही बच्चा है। नेरिसा, देन इज देयर द काउंटी पैलेटिन, और अब कौन है यहाँ पर, दूसरा है काउंटी, देन इज देयर द काउंटी पैलेटिन, मतलब वो काउंट एक पदवी होती है, पैलेटिन एक क्षेत्र है राइन नदी के पश्चिमी किनारे पर, तो वहाँ का काउंट है। तो पोर्शिया उसके बारे में कहती है, ही डथ नथिंग, वो कुछ भी नहीं करता, बट फ्राउन, फ्राउन स्माइल का अपोजिट होता है, यानी गुस्सा करने के, मुंह बनाने के, भौहें सिकोड़ने के अलावा वो कुछ नहीं करता, एज हु शुड से, जैसे कि वो कह रहा हो, एंड यू विल नॉट हैव मी चूज, एंड यू विल नॉट हैव मी मतलब इफ़ यू डोंट वांट टू चूज मी, चूज यानी चूज एनीवन एल्स, अगर तुम मुझे चुनना नहीं चाहती तो किसी और को चुन लो। ही हियर्स, वो सुनता है, मैरी टेल्स यानी खुशी वाली कहानियाँ, हंसी वाली कहानियाँ, एंड स्माइल्स नॉट, और मुस्कुराता भी नहीं है। आई फियर, मुझे डर है, ही विल प्रूव, वो साबित होगा, द वीपिंग फिलोसोफर, रोता हुआ दार्शनिक। अब ये रोता हुआ दार्शनिक कौन था, ये इसका नाम था हेराक्लिटस, एफिसस का रहने वाला था, यानी यूनान में एक जगह है वहाँ का रहने वाला था, और वो इतना दुखी था इंसानों को देखकर, इंसानों के दुखों को देखकर, इंसानों की ज़िंदगी को देखकर, कि वो जंगल में रहने चला गया अकेला, यानी इंसानों के साथ वो रह ही नहीं पाया, उनके दुखों को देखकर हमेशा रोता रहता था। तो आई फियर, मुझे लगता है, ही विल प्रूव, वो साबित होगा, द वीपिंग फिलोसोफर, रोता हुआ दार्शनिक, व्हेन ही ग्रोज ओल्ड, जब वो बूढ़ा हो जाएगा, बीइंग सो फुल ऑफ अनमैनरली सैडनेस, बीइंग सो फुल ऑफ यानी अभी इतना ज़्यादा भरा हुआ है, अनमैनरली मीन्स अनुपयुक्त, यानी जो उचित नहीं है, जो वाजिब नहीं है, सैडनेस उदासी से, इन हिज यूथ, अपनी युवावस्था में, युवावस्था में तो व्यक्ति हंसता खेलता है, हंसी मजाक करता है, उदास थोड़ी रहता है, तो अपनी युवावस्था में ही वो इतनी अनुचित उदासी से भरा हुआ है कि बुढ़ापे में तो वो
वीपिंग फिलोसोफर साबित होगा। आई हैड रादर बी मैरिड टू अ डेथ्स हेड। आई हैड रादर मतलब मैं ज़्यादा पसंद करूँगी, बी मैरिड शादी करना, टू अ डेथ्स हेड यानी मरे हुए आदमी की खोपड़ी से। डेथ्स हेड क्या होता है? वो जो अक्सर आपने देखा होगा कि बिजली के खम्भों पे या जहाँ पर ट्रांसफार्मर वगैरह रखा होता है तो वहाँ पर एक आदमी की स्कल और 2 हड्डियाँ लगी होती हैं, तो उसको डेथ्स हेड बोला जाता है। लिखा होता है खतरा और एक खोपड़ी और 2 हड्डियाँ लगी होती हैं क्रॉस के फॉर्म में। तो मैं उससे शादी करना ज़्यादा पसंद करूँगी, डेथ्स हेड मरे हुए आदमी की खोपड़ी से, विद अ बोन इन हिज माउथ जिसके मुंह में एक हड्डी लगी हुई हो, देन टू आइदर ऑफ दीज बजाय इनमें से किसी के भी साथ शादी करने के। गॉड डिफेंड मी भगवान मुझे बचाए, फ्रॉम दीज टू इन दोनों से। नेरिसा हाउ से यू और तुम क्या कहती हो, बाय द फ्रेंच लॉर्ड यानी जो फ्रांस का लॉर्ड आया है, मोन्सियर लीबोन। मोन्सियर लीबोन का मतलब है सर द गुड यानी अच्छे व्यक्ति। फ्रांस से जो आया है व्यक्ति उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। जो ट्रेडिशनली फ्रेंच लोग होते हैं या जो उस वक्त होते थे वो बहुत अफेक्टेड यानी बहुत बनावटी उनके अंदर विनम्रता दिखती थी उनके व्यवहार में, तो इसलिए सटायरिकली ये बोला है मोन्सियर लीबोन यानी अच्छे महाशय, अच्छे व्यक्ति। पोर्शिया गॉड मेड हिम ईश्वर ने उसको बनाया है, एंड देयरफॉर और इसीलिए लेट हिम पास फॉर यानी उसको मानना पड़ेगा, उसको मान लो, अ मैन एक आदमी, क्योंकि भगवान ने उसे बनाया है इसलिए उसको एक आदमी मान लो। इन ट्रुथ वास्तव में तो, आई नो मैं जानती हूँ, इट इज़ अ सिन टू बी मोकर यानी किसी की भी हंसी बनाना, मजाक बनाना पाप है। इट इज़ अ सिन ये एक पाप है, टू बी मोकर किसी का मजाक बनाना, बट लेकिन ही वो, वाई ही हैथ अ हॉर्स तुम्हें पता है, ही हैथ अ हॉर्स उसके पास एक घोड़ा है, बेटर देन द नियोपॉलिटन्स जो कि नियोपॉलिटन से बेहतर है। अ बेटर बैड हैबिट ऑफ फ्राउनिंग अब यहाँ पर ये जो बेटर शब्द यूज़ हुआ है ये बेहतर के लिए नहीं बजाय बदतर के लिए आया है। अ बेटर बैड हैबिट मतलब एक उससे भी ज़्यादा बदतर आदत है, ऑफ फ्राउनिंग मीन्स मुंह बनाने की, गुस्सा करने की, भौहें सिकोड़ने की, देन द काउंट पैलेटिन काउंट पैलेटिन के अंदर जैसी आदत है मुंह बनाने की, उससे भी ज़्यादा बुरी आदत इस फ्रेंच लॉर्ड के अंदर है। ही इज़ एवरी मैन इन नो मैन यानी ही इज़ एवरी मैन उसमें हर व्यक्ति की आदतें हैं, इन नो मैन और वो अपने आप में कोई आदमी नहीं है। इफ़ अ थ्रोसल सिंग इफ़ यदि अ थ्रोसल एक चिड़िया सिंग गाती है, ही फॉल्स स्ट्रेट ए कैपरिंग मतलब स्ट्रेट तुरंत, ही फॉल्स ए कैपरिंग का मतलब वो तुरंत नाचने लगता है। कोई चिड़िया गाने लगे तो वो तुरंत नाचने लगता है। ही विल फेंस फेंस का मतलब होता है तलवारबाजी करना, तो वो तलवारबाजी करता है विद हिज ओन शेडो अपनी खुद की परछाई से ही। इफ़ आई शुड मैरी हिम अगर मैं इससे शादी करूँगी, आई शुड मैरी 20 हस्बैंड्स तो ये समझ लो कि मैं 20 पतियों से शादी करूँगी। इफ़ ही वुड डेस्पाइज मी इफ़ यदि ही वुड डेस्पाइज मी वो मुझसे नफ़रत करेगा, आई वुड फॉरगिव हिम तो मैं उसको माफ़ कर दूँगी। फॉर क्योंकि इफ़ ही लव मी अगर वो मुझे प्यार करेगा, टू मैडनेस पागलों की तरह, आई शैल नेवर रिक्वायर हिम तो मैं कभी, रिक्वायर हिम का मतलब यहाँ है उसके प्यार को वापस नहीं कर पाऊँगी यानी बदले में मैं उसको प्यार नहीं कर पाऊँगी। नेरिसा वॉट से यू देन तो तुम क्या कहती हो, टू फाल्कन ब्रिज फाल्कन ब्रिज के बारे में,
द यंग बैरन ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड का युवा बैरन है। ये बैरन एक पदवी होती है, एक टाइटल होता है। पोर्शिया, यू नो, तुम जानती हो, आई से नथिंग टू हिम, मैं उससे कुछ नहीं कहती। फॉर, क्योंकि, ही अंडरस्टैंड्स नॉट मी, वो मुझे नहीं समझता। नॉर आई हिम, और ना मैं उसको समझती हूँ। अब इसका रीज़न क्या है? ही हैथ नेदर लैटिन, फ्रेंच, नॉर इटालियन। ही हैथ यानी उसको नहीं आती, ही हैथ नाइदर उसको नहीं आती, लैटिन ना तो लैटिन आती है, ना फ्रेंच लैंग्वेज आती है, और ना ही इटालियन लैंग्वेज आती है। एंड यू विल कम इन टू द कोर्ट, और तुम कोर्ट में आ सकती हो, एंड स्वीयर, और कसम खा सकती हो। कोर्ट में आके कसम खा सकती हो मतलब स्टाम्प पैड पर लिख कर ये दे सकती हो कि दैट आई हैव अ पुअर पेनी वर्थ इन द इंग्लिश, कि इंग्लिश में जो मेरी नॉलेज है वो पुअर पेनी वर्थ है, 1 पैसे की है। इसका मतलब पोर्शिया को इंग्लिश नहीं आती, और जो इंग्लिश लॉर्ड है, जो अंग्रेज़ है, बैरन ऑफ इंग्लैंड है, उसको इटालियन नहीं आती। तो यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम है। ही इज़ अ प्रॉपर मैन्स पिक्चर, ही इज़ वो है, अ प्रॉपर मैन्स पिक्चर, प्रॉपर मीन्स उचित, मैन्स पिक्चर इंसान की तस्वीर। इसका मतलब ये हुआ कि ही इज़ हैंडसम, वो खूबसूरत है। बट अलास, लेकिन अरे, हु कैन कन्वर्स, कौन बातचीत कर सकता है, विद अ डम शो। डम मीन्स जो बोल नहीं सकता, डम गूंगा। डम शो होता है जिसमें माइम्स होती हैं, जिनमें कि सिर्फ एक्टिंग होती है, डायलॉग्स नहीं होते, वो डम शो कहलाता है। पहले मूक फिल्में चलती थीं। तो ये बताओ कि कौन बात कर सकता है एक गूंगे आदमी से, यानी भाषा समझ में आएगी नहीं तो बात कैसे होगी। हाउ ऑडली ही इज स्यूटेड, हाउ ऑडली मतलब कितने अजीब तरीके से, ही इज स्यूटेड, वो स्यूटेड मतलब ड्रेस्ड, वो कपड़े पहनता है, कितने अजीब तरीके से वो कपड़े पहनता है। आई थिंक, मुझे लगता है, ही बॉट, उसने ख़रीदा, हिज डबलेट, डबलेट मीन्स अपनी जैकेट, इन इटली, इटली में। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है कि वो पोर्शिया कहती है कि उसने डबलेट इटली में ख़रीदा, तो ये इनके कंट्रीज़ के नाम याद रखिएगा कि डबलेट इन इटली, हिज राउंड हॉर्स इन फ्रांस, हिज बॉनेट इन जर्मनी। तो ये राउंड हॉर्स क्या है, ब्रीचेस, उसने अपने ब्रीचेस यानी अपने जो हाफ पैंट है या नेकर है वो कहाँ ख़रीदा, फ्रांस में, और बॉनेट यानी कि जो हैट है उसका टोप है वो ख़रीदा जर्मनी में। तो कंट्रीज़ के नाम आपको याद रखने हैं। पढ़ते वक्त अपने कुछ नोट्स बनाते जाइए जिससे कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी रहे। इन चीज़ों को नोट करते जाइए। एंड हिज बिहेवियर एवरीवेयर, और अपना व्यवहार उसने हर जगह से प्राप्त किया है, यानी जैकेट इटली से ख़रीदा है, ब्रीचेस फ्रांस से ख़रीदे हैं, और बॉनेट यानी कि हैट जर्मनी से ख़रीदा है, और व्यवहार उसने दुनिया के सारे देशों से ख़रीदा है। नेरेसा, वॉट थिंक यू, तुम क्या सोचती हो, ऑफ द स्कॉटिश लॉर्ड, स्कॉटलैंड के लॉर्ड के बारे में। अभी तो ये तो बैरन ऑफ इंग्लैंड था और स्कॉटलैंड नेबरिंग कंट्री है। हिज नेबर, जो कि उसका पड़ोसी है, तो उसके बारे में तुम क्या सोचती हो। पोर्शिया, दैट ही हैथ, कि वो रखता है, अ नेबरली चैरिटी, नेबरली मीन्स पड़ोसियों के जैसा, चैरिटी भाईचारा, दया, इन हिम अपने अंदर, फॉर क्योंकि, ही बोरोड अ बॉक्स ऑफ द ईयर ऑफ द इंग्लिशमैन, ही बोरोड यानी उसने उधार लिया था, अ बॉक्स ऑफ द ईयर, ये बॉक्स ऑफ द ईयर क्या हुआ, बॉक्सिंग होती है, बॉक्सिंग में घूंसेबाजी होती है, तो बॉक्स ऑफ द ईयर मतलब उसके कान के नीचे एक घूंसा पड़ा था। ही बोरोड, फॉर क्योंकि, ही बोरोड उसने उधार लिया था मतलब उसके कान के नीचे एक घूंसा मारा था, किसने, इंग्लिशमैन ने, अंग्रेज़ ने।
एंड ही सोर, और उसने कसम खाई थी, ही वुड पे हिम अगेन, कि वो उसको वापस करेगा, यानी उसका ये कर्ज लौटाएगा, व्हेन ही वॉज एबल, जब वो इस कर्ज को चुकाने के लायक हो जाएगा। आई थिंक, मुझे लगता है, द फ्रेंचमैन, जो फ्रांसीसी है, बिकेम हिज श्योरिटी, उसने उसकी श्योरिटी दी, यानी वो उसका विटनेस बना, उसका गवाह बना। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो एक गारंटर की ज़रूरत पड़ती है ना। आप कभी अपने मम्मी पापा से पूछिएगा कि उन्होंने अगर लोन लिया है, होम लोन हो या पर्सनल लोन हो या फिर कोई भी लोन हो, तो उसमें एक गारंटर की ज़रूरत पड़ती है जो कि इस बात की श्योरिटी देता है कि ये अच्छे हैं और ये अपना लोन चुका देंगे। तो इसी तरीके से जो फ्रेंच मैन है उसने श्योरिटी दी, बिकेम हिज श्योरिटी, यानी वो उसका गारंटर बना कि जो कर्ज है ये चुकाया जाएगा। एंड सील्ड अंडर फॉर अनदर, सील्ड मतलब उसने सील लगाई, अपनी मोहर लगाई या फिर अपने साइन किए, अंडर उसके नीचे, फॉर अनदर कि एक और जो बॉक्स है ऑफ द ईयर, एक घूंसा उसको वापस मिलेगा। अच्छा, आपको मालूम है कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती है, हमेशा राइवलरी रहती है, हमेशा कंपटीशन रहता है। तो जैसे इंग्लैंड के किसी व्यक्ति और आयरलैंड के, स्कॉटलैंड के किसी व्यक्ति के बीच लड़ाई होती है तो स्कॉटलैंड वाले की मदद करने तुरंत फ्रेंच व्यक्ति आ जाता है। ऐसा होता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो फ्रांस और इंग्लैंड की अभी तो नहीं रहती, पहले हमेशा लड़ाई रहती थी और इनमें एक बार तो 100 साल तक युद्ध चला था, हमेशा लड़ते ही रहते थे फ्रांस और इंग्लैंड। नेरेसा, he like you the how like you the young German the Duke of Saxony's nephew, तो तुम्हें कैसा लगता है, how like you तुम्हें कैसा लगता है, the young German जो युवा जर्मन है, the Duke of Saxony's nephew यानी ड्यूक ऑफ सैक्सनी का भतीजा जो है वो तुम्हें कैसा लगता है। पोर्शिया, वेरी वाइल्डली बहुत बुरा, इन द मॉर्निंग सुबह में, व्हेन जब, ही इज सोबर वो बिना पिए होता है, एंड मोस्ट वाइल्डली और सबसे ज़्यादा बुरा, इन द आफ्टरनून दोपहर में, दोपहर बाद, व्हेन ही इज़ ड्रंक जब वो पिए हुए होता है, व्हेन ही इज़ बेस्ट जब वो अपना बेस्ट होता है, जब वो सर्वश्रेष्ठ होता है, ही इज़ अ लिटिल वर्स तो वो थोड़ा बुरा होता है, देन अ मैन एक इंसान से, एंड व्हेन ही इज़ वर्स्ट और जब वो सर्वाधिक बुरा होता है, ही इज़ लिटिल बेटर तो वो थोड़ा सा बेहतर होता है, देन अ बीस्ट एक पशु से, एक जानवर से, एंड द वर्स्ट फॉल दैट एवर फेल, एंड और द वर्स्ट सबसे अधिक बुरा, बुरे से बुरा, फॉल हो जाए, दैट एवर फेल जो कभी हुआ हो, यानी जो कभी सबसे बुरा हुआ हो वो हो जाए। आई होप मुझे उम्मीद है, आई शैल मेक शिफ्ट यानी मैं, मेक शिफ्ट मतलब मैं मैनेज कर लूँगी, मैं इंतज़ाम कर लूँगी किसी न किसी तरह, टू गो विदाउट हिम बिना उसके जीने का, यानी चाहे कितना भी बुरा हो जाए मैं उसके बिना जीने का कोई ना कोई तरीका निकाल लूँगी, कोई ना कोई इंतज़ाम कर लूँगी। नेरेसा, इफ़ ही शुड ऑफर टू चूज़, इफ़ यदि ही शुड ऑफर टू चूज़ वो चुनने का ऑफर दे, चुनने की इच्छा जाहिर करे, एंड चूज़ द राइट्स कास्केट और सही कास्केट को चुन ले, यू शुड रिफ्यूज़ टू परफॉर्म योर फादर्स विल तो यू शुड रिफ्यूज़ तुम इनकार कर रही होगी, टू परफॉर्म पूरा करने से, योर फादर्स विल अपने पिता की इच्छा को, इफ़ यू शुड रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैम यदि तुम इनकार करोगी, इफ़ यू शुड रिफ्यूज़ यदि तुम इनकार करोगी, टू एक्सेप्ट हिम उसको स्वीकार करने से, यानी यदि तुम उसको स्वीकार करने से इनकार करोगी तो तुम अपने पिता की इच्छा का अनादर कर रही होगी। पोर्शिया, देयरफॉर इसीलिए,
फॉर फियर ऑफ द वर्स्ट, फॉर फियर यानी डर की वजह से, ऑफ द वर्स्ट सर्वाधिक बुरा होने के, डर से, आई प्रियदी मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, सेट अ डीप ग्लास एक गहरा ग्लास यानी एक बड़ा सा ग्लास रख देना, किस चीज़ का, ऑफ रेनिश वाइन। ये रेनिश वाइन क्या है, राइन नदी की घाटी में जो अंगूर पैदा होते हैं उनसे बनी हुई सफ़ेद रंग की शराब। तो रेनिश वाइन का एक गहरा सा बड़ा सा ग्लास रख देना, ऑन द कॉन्ट्रेरी कास्केट, कॉन्ट्रेरी कास्केट मतलब रॉन्ग कास्केट, गलत कास्केट पर, गलत बक्से पर एक ग्लास रख देना रेनिश वाइन का, फॉर क्योंकि, इफ़ द डेविल वी विद इन अगर राक्षस अंदर है, एंड दैट टेम्पटेशन विदाउट और वो टेम्पटेशन वो लालच बाहर है, आई नो ही विल चूज़ इट तो मुझे मालूम है कि वो इसी को चुनेगा, यानी उसके अंदर राक्षस है और बाहर उस राक्षस के लिए लालच है, यानी कि वो शराब रखी हुई है तो निश्चय ही वो उसी कास्केट को चुनेगा। आई विल डू एनीथिंग मैं कुछ भी कर लूँगी, नेरेसा एर मतलब बिफोर पहले, आई विल बी मैरिड यानी इससे पहले कि मेरी शादी हो, टू अ स्पंज, स्पंज क्या होता है, सोखता, जो किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, लिक्विड्स को सोख लेता है, उसको स्पंज बोलते हैं। तो एक स्पंज के साथ शादी करने से पहले मैं कुछ भी कर जाऊंगी। और ये स्पंज क्यों कह रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है। नेरेसा यू नीड नॉट फियर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, लेडी मेरी स्वामिनी मेरी मालकिन तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, द हैविंग ऑफ एनी ऑफ दीज लॉर्ड्स कि तुम्हें हैविंग मतलब प्राप्त करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, एनी ऑफ दीज लॉर्ड्स इन महानुभावों में से किसी एक को भी, दे हैव एक्वेंटेड मी उन्होंने, एक्वेंटेड मीन्स परिचित करा चुके हैं मुझे, विद देयर डिटर्मिनेशंस, डिटर्मिनेशंस मतलब डिसीजंस, अपने निर्णयों से वो मुझे परिचित करा चुके हैं, विच इज़ इंडीड और उनका डिसीज़न है क्या, वास्तव में उनका डिसीज़न है टू रिटर्न लौटने का, टू देयर होम अपने घर को, एंड ट्रबल यू विद नो मोर स्यूट और वो तुम्हें ट्रबल कष्ट नहीं देंगे, विद नो मोर स्यूट और कोई आगे दावा करके, अब वो शादी का दावा करके तुम्हें कष्ट नहीं देंगे, अनलेस यू मे बी वन बाय सम अदर सॉर्ट, अनलेस यदि यू मे बी वन तुम्हें ना जीता जा सके, बाय सम अदर सॉर्ट किसी दूसरे प्रकार से, देन बजाय योर फादर्स इम्पोजिशन तुम्हारे पिता के, इम्पोजिशन यानी उन्होंने जो डिसीज़न जो उन्होंने ये जो स्कीम बनाई है, जो तरीका निकाला है, उसके अलावा किसी और तरीके से जो कि डिपेंडिंग ऑन द कास्केट्स, डिपेंडिंग निर्भर है, ऑन द कास्केट्स इन बक्सों पर, यानी तुम्हारे पिता का जो डिसीज़न है, जो स्कीम है, जो डिवाइस है इन कास्केट्स पर, इन बक्सों पर निर्भर है। तो इसके अलावा किसी और तरीके से यदि तुमको ना पाया जा सके तो उनका कोई इरादा नहीं है तुमसे शादी का दावा करने का। पोर्शिया इफ़ आई लिव यदि मैं जीवित रहती हूँ, टू बी एज ओल्ड एज सिबिला इतने बूढ़े होने तक जितनी कि सिबिला थी। अब ये सिबिला क्या थी, ये रोमन माइथोलॉजी में एक भविष्यवक्ता थी, भविष्य बताया करती थी। और इसने एक बार क्या किया, अपोलो जो देवता है उसने इसको वरदान दिया कि तुम मांगो, कुछ भी मांगो जो तुम मांगना चाहती हो। तो सिबिला ने क्या किया, अपनी मुट्ठी में एक रेत भरा और कहा कि मेरी मुट्ठी में जो रेत है इसमें जितने कण हैं उतनी ही साल में जिंदा रहूं। तो अपोलो ने इसकी इच्छा पूरी कर दी कि ठीक है, जितने तुम इसमें रेत के कण हैं
उतने साल तुम जिंदा रहोगी। अब एक मुट्ठी रेत में कितने कण होते हैं आप इमेजिन कर सकते हैं, अनकाउंटेबल हैं। अब इसको साथ में मतलब युवावस्था भी मांगनी थी ना, यूथ भी मांगना था, तो वो ये मांगना भूल गई। इसने उम्र तो मांग ली कि मैं इतने साल जीऊँ जितने कि इस मेरी मुट्ठी के रेत में कण हैं, साथ में इसको ये भी मांगना था कि मैं हमेशा युवा भी रहूं, जवान भी रहूं। तो क्या हुआ कि वो जीती चली गई, बूढ़ी होती गई, बहुत बूढ़ी होती गई, सारे इसके बॉडी के पार्ट्स काम करना बंद कर दिए। भाई बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, हमारी आँखें कुछ समय के बाद ख़राब हो जाती हैं, कान ख़राब हो जाते हैं, हमारी इंटेस्टाइन्स, सारे अंदर वाले बॉडी के पार्ट्स सब ख़राब हो जाते हैं। तो यही सिबिला के साथ हुआ, सारे बॉडी के ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया। अब तो वो मौत मांगने लगी, लेकिन मौत उसको नहीं आई, क्योंकि भाई अनकाउंटेबल थे वो तो जो कण थे। तो ये कह रही है पोर्शिया कि इफ़ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज सिबिला, यदि मैं जीवित रहूं इतने बूढ़े होने तक जितना कि सिबिला रही थी, आई विल डाई, तो भी मैं मरूंगी, एज चेस्ट, इतनी पवित्र, एज डायना, जितनी कि डायना है। अब ये डायना भी रोमन माइथोलॉजी में एक देवी है, और ये वर्जिनिटी की देवी है, यानी कि इन्होंने कभी विवाह नहीं किया, कभी शादी नहीं की, और साथ ही ये एक शिकारी भी है, ये चंद्रमा की देवी भी है, ये पवित्रता की देवी मानी जाती है। तो मैं उतनी ही पवित्र मरूंगी जितनी कि डायना है। अनलेस आई बी ऑब्टेंड, अनलेस यदि आई बी ऑब्टेंड, मुझे न प्राप्त किया गया, बाय द मैनर ऑफ माई फादर्स विल, मैनर तरीका, ऑफ माई फादर्स विल, मेरे पिता की वसीयत, यानी मेरे पिता के वसीयत के अनुसार यदि कोई मुझे प्राप्त नहीं कर पाया तो मैं इतनी ही पवित्र मरूंगी जितनी कि डायना थी। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दिस पार्सल, पार्सल मतलब यहाँ पर ग्रुप, ये समूह, ऑफ वूअर्स, वूअर्स मतलब प्रेमियों का, जो मुझसे शादी करना चाहते हैं, शादी के दावेदारों का, आर सो रीजनेबल, इतने तर्क संगत हैं, यानी उन्होंने सही फैसला किया है। फॉर, क्योंकि देयर इज नॉट वन एमंग देम, उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है, बट आई डोट ऑन हिज वेरी एब्सेंस, बट यानी जिसके कि आई डोट ऑन, मैं दुखी हूँ, ऑन हिज एब्सेंस एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति पर, यदि उनमें से कोई चला जाए और उसकी अनुपस्थिति पर मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, ऐसा इनमें से कोई भी नहीं है। एंड आई प्रे गॉड ग्रांट दैम, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनको प्रदान करे अ फेयर डिपार्चर, एक अच्छा प्रस्थान, यानी वो सुरक्षित अपने अपने घर पहुँच जाएं। नेरेसा, डू यू नॉट रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है लेडी मालकिन, इन योर फादर्स टाइम, तुम्हारे पिता के समय में, अ वेनेशियन, एक वेनिस का निवासी, अ स्कॉलर, जो कि एक विद्वान था, एंड अ सोल्जर, और एक सिपाही था, दैट केम हिदर, जो इधर आया था, इन कंपनी ऑफ, मतलब साथ में, मार्कस ऑफ मोंटफेरात। तो ये जो मार्कस ऑफ मोंटफेरात है, ये एक टाइटल है जो इटली में बड़े लोगों को दिया जाता है, उसके साथ आया था। पोर्शिया, यस यस, हाँ हाँ, इट वॉज बेसेनियो, ये बेसेनियो था, एज आई थिंक, जैसा कि मुझे लगता है, सो वॉज ही कॉल्ड, उसको ऐसे ही पुकारा जाता था, यानी उसको बेसेनियो के नाम से पुकारा जाता था। नेरेसा, ट्रू मैडम, हाँ बिल्कुल सही कह रही हो आप मैडम, ही ऑफ ऑल मैन, वही है जो सारे लोगों में से, दैट एवर माई फुलिश आइज लुक्ड अपॉन, दैट एवर, जिनको कभी माई फुलिश आइज, मेरी बुद्धू आँखों ने, मेरी मूर्ख आँखों ने, लुक्ड अपॉन, देखा है, यानी मेरी आँखों ने, मेरी बुद्धू आँखों ने अभी तक जितने लोगों को देखा है उनमें से एक वो ही था, वॉज द बेस्ट डिजर्विंग,
जो सबसे ज़्यादा लायक था, अ फेयर लेडी, एक खूबसूरत महिला के लिए। पोर्शिया, आई रिमेंबर हिम वेल, मुझे वो अच्छी तरह से याद है। एंड आई रिमेंबर हिम, और मुझे ये भी याद है कि वो वर्दी ऑफ दाई प्रेज, तुम्हारी प्रशंसा के लायक है, तुम जो उसकी प्रशंसा कर रही हो उसके वो योग्य है। वर्दी मीन्स योग्य। एंटर अ सर्वेंट, इसी बीच एक सेवक का प्रवेश होता है। हाउ नाउ, क्या हुआ। व्हाट न्यूज़, क्या समाचार है। सर्वेंट, द 4 स्ट्रेंजर्स, 4 अजनबी, सीक फॉर यू, तुमको तलाश कर रहे हैं मैडम मालकिन। टू टेक देयर लीव, टू टेक देयर लीव मीन्स विदा होने के लिए, अनुमति, जाने की अनुमति मांगने के लिए। एंड और देयर इज़ अ फोररनर, वहाँ पर एक फोररनर वो व्यक्ति होता है जो किसी का संदेश लेकर पहले आता है। कोई व्यक्ति आने वाला है, वो अपने पहले एक संदेशवाहक को भेजता है कि हम आ रहे हैं, तो उसको कहते हैं फोररनर। FORE, फोर का मतलब पहले, रनर दौड़ने वाला, पहले पहुंचने वाला। तो एक संदेशवाहक है, कम फ्रॉम अ 5th, जो कि 5वें के यहाँ से आया है। अच्छा, ये फोररनर को शायद उर्दू में कासिद बोलते हैं, कुछ गानों में मैंने सुना है कि संदेशवाहक को कासिद बोलते हैं। जो मेरे विद्यार्थी हैं उनमें से कोई बताएगा कि मैं सही हूँ कि नहीं, कमेंट बॉक्स में। तो एंड देयर इज़ अ फोररनर, वहाँ एक संदेशवाहक है। फ्रॉम द 5th, 5वें से, जो 5वें का संदेश लाया है, और वो 5वां है कौन। द प्रिंस ऑफ मोरक्को, मोरक्को का राजकुमार। हु ब्रिंग्स वर्ड, जो कि संदेश लाया है। द प्रिंस, राजकुमार का। हिज मास्टर, जो कि उसका मालिक है। विल बी हियर टू नाइट, यानी प्रिंस ऑफ मोरक्को विल बी हियर, यहाँ आएंगे टू नाइट, आज की रात। पोर्शिया, इफ़, यदि, आई कुड बिड द 5th वेलकम, यदि मैं 5वें का स्वागत कर पाती। विद सो गुड हार्ट, इतने ही अच्छे हृदय से। एज आई कैन बिड, जितना कि मैं दे रही हूँ। द अदर 4 फेयरवेल, दूसरे 4 को अलविदा, यानी जितनी खुशी से मैं उन 4 को विदा दे रही हूँ, उतनी ही खुशी से अगर मैं इस 5वें का स्वागत कर पाती। आई शुड बी ग्लैड, तो मैं खुश होती। ऑफ हिज अप्रोच, उसके आने से, अप्रोच अराइवल से, उसके आगमन से। इफ़ ही हैव द कंडीशन ऑफ अ सेंट, इफ़, यदि, ही हैव द कंडीशन, उसकी प्रकृति हो, उसका स्वभाव हो। ऑफ अ सेंट, एक संत का। एंड द कॉम्प्लेक्शन, और उसका रंग रूप हो। ऑफ अ डेविल, एक राक्षस का। आई हैड रादर, तो मैं ये ज़्यादा पसंद करूँगी। ही शुड श्राइव मी, कि वो श्राइव मी देन वाइव मी, तो वाइव मी तो आप समझ ही गए कि मुझसे शादी करने की बजाय, देन वाइव मी मुझसे शादी करने की बजाय। अब ये श्राइव क्या है। श्राइव का मतलब होता है जैसे किसी ने कोई पाप किया, किसी ने कोई गलत काम किया, तो वो प्रीस्ट के पास जाकर या पुजारी के पास जाकर, चर्च में फादर के पास जाकर अपने उस अपराध को स्वीकार करता है, कन्फेस करता है, और फिर पुजारी उसको माफ़ी प्रदान करवाते हैं ईश्वर से। तो ये श्राइव का मतलब है। तो पोर्शिया कह रही है कि वो जो आया है, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर वो मुझको श्राइव करे, यानी कि मुझसे कन्फेशन ले, मेरे अपराधों को सुने और मुझे ईश्वर से माफ़ी दिलाए, बजाय इसके कि वो मुझसे शादी करे। कम नेरेसा, आओ नेरेसा। सिर्रा, गो बिफोर, तो ये सर्वेंट से कह रही है, सिर्रा तुम आगे जाओ। देखिए ओल्ड इंग्लिश में 16th सेंचुरी की जितनी भी आप पढ़ेंगे, ड्रामा वगैरह पढ़ेंगे, तो उनमें सिर्रा वर्ड यूज़ हुआ है। ये जब हम डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ रहे थे वहाँ भी कई बार आया था। जो रेस्पेक्टेबल लोग होते हैं, जिनको रेस्पेक्ट देना होता है, तो उनके लिए सर
वर्ड का यूज़ किया जाता है, लेकिन अब ये क्योंकि सर्वेंट है और सर्वेंट को उस वक्त रेस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, अभी तो खैर रेस्पेक्ट हम लोग तो देते हैं, लेकिन उस वक्त नहीं दी जाती थी, तो उसको सिर्रा बोला जाता था। तो सिर्रा, गो बिफोर, तुम आगे आगे चलो। वाइल्स वी शट द गेट, वाइल्स यानी जब तक के, वी शट द गेट हम दरवाज़ा बंद करते हैं, अपॉन वन वूअर एक प्रेमी को, यानी एक प्रेमी को, एक दावेदार को जैसे ही हम विदा करते हैं, उसके लिए दरवाज़ा बंद करते हैं, तब तक एनदर नॉक्स दूसरा खटखटाने लगता है, एट द डोर दरवाजे पर। एक को विदा किया, दरवाज़ा बंद किया, तब तक दूसरा आके खटखटा देता है। एक्सियंट, और सभी लोग चले जाते हैं। ये सीन यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।